हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारा। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो आज का पहला न्यूज़ हमारा ये था कि कल यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में क्या हुआ कि रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया मिसाइल का, तो उसमें एक इंडियन स्टूडेंट का लाइफ चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहा ना कि इंडिया ने अभी तक तो न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन किया है। ठीक है, कि हम न्यूट्रल है, किसी कुछ नहीं कहेंगे, ना तो हम रशिया के साथ है ना तो हम यूक्रेन के साथ है। ठीक, ना हम चाहते हैं ये कि वॉर रुक जाए। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अब अगर जैसे अभी के टाइम में क्या है कि मोर देन 8,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो है वहां पे फंसे हुए हैं। ठीक है, और दूसरा बात क्या हुआ कि अभी अगर इंडिया, क्योंकि एक नेशनल का एक एक इंडियन का वहां पे डेथ हुआ है, तो अगर मान लो इंडिया अभी अगर कोई स्टेप नहीं लेता है, तो वर्ल्ड में इंडिया का इमेज एक ऐसे कंट्री के रूप में जाएगा कि जो कि अपने सिटीजन्स का केयर नहीं करता है। ठीक है, सिटीजन्स का डेथ हो रहा है कि उसके बाद भी वो न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो डिप्लोमेसी था अभी तक का कि न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करना है, तो उसको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर वो अभी कुछ नहीं बोलता है, तब भी उसका वो वर्ल्ड इमेज के ऊपर एक मतलब क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, और अगर कुछ बोलता है तब भी उसका एक वर्ल्ड इमेज के ऊपर या रशिया के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो फिर बहुत सिचुएशन खराब हो रहा है, क्योंकि इंडिया को न्यूट्रल स्टैंड कब तक मेंटेन करता है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। बिकॉज 8,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं, और ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि रशिया ने कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया या बोला है कि जहाँ पे इंडियंस फंसे होंगे वहां पे हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, ना ही पब्लिक में। तो उनके सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, और जैसे कल एक इंडियन स्टूडेंट्स का डेथ हुआ है, तो उसके बाद सिचुएशन इंडिया के और खराब हो सकता है। तो ये एक न्यूज था मेनली। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज आज के दिन का ये रहा। ठीक, आईपीसीसी जो हमारा, ठीक है, तो ये क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेनली काम क्या होता है, क्लाइमेट रिलेटेड जो चीज होता है उसका स्टडी करना और उससे रिलेटेड रिपोर्ट को पब्लिश करना। ठीक, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। तो ये जो आईपीसीसी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, खुद रिसर्च नहीं करता है। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि एक क्लास है। ठीक है, क्लास के अंदर मान लो बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना प्रोजेक्ट जमा किया टीचर के पास। टीचर ने क्या किया कि वो प्रोजेक्ट को लेकर जाके पब्लिश कर दिया, या प्रिंसिपल को दे दिया, या फिर पब्लिश कर दिया कहीं पे। ठीक है, तो क्या प्रोजेक्ट किसने जमा किया, बच्चों ने जमा किया, लेकिन पब्लिश कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। ठीक है, तो सेम काम ये करता है आईपीसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। ठीक है, तो इसका मेनली काम क्या होता है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसको एक तरह से प्लेटफॉर्म देता है पब्लिश करने का। ये खुद रिसर्च नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये खुद रिसर्च नहीं करता है। ठीक है, ये बाकी लोग जो रिसर्च करते हैं ना उसके रिसर्च को पब्लिश करता है। ठीक है, तो मेनली जो क्लाइमेट रिलेटेड इसका टाइम टू टाइम आते रहता है कि एग्जाम्पल कि जो अभी जो हमारा वर्ल्ड का टारगेट था कि हम लोग को पेरिस क्लाइमेट के अंदर जो हमने टारगेट फिक्स किया था 2015 के अंदर, कि वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है या फिर टेम्परेचर है हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे। तो उसने ये बोला है कि भैया अगर आप 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक पाते भी हो ना, रोक भी लेते हो ना, उसके बाद भी जो क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो चुका है कि उसके कारण आपको उसका असर लाइक फ्लड हुआ, ड्रॉट हुआ, हीट वेव हुआ। ठीक है, तो मतलब सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब आपको मतलब बियर करना ही पड़ेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो मतलब जो वर्ल्ड है अभी, वर्ल्ड मतलब ऐसे सिचुएशन पे आ चुका है कि अगर आप स्टेप लेते भी हो ना, तब भी कुछ डिकेट्स तक आपको उसका नुकसान झेलना ही पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो उसने ही बोला है कि या खासकर इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा होगा तो उसके कारण क्या क्या असर होगा। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया में अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और ज्यादा, तो हमारे कोस्टल एरियाज है वहाँ पे फ्लडिंग होगा। ठीक है, तो कोस्टल एरिया जो है वो डूब जाएगा, मुंबई जैसे सिटी जो है वो डूब जाएंगे। उसका जो प्लेन एरिया है वहाँ पे क्यों ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, रिवर का जो वाटर होगा वो ज्यादा होगा। रिवर में अगर वाटर ज्यादा हो जाएगा तो नेचुरल सा बात है जो रिवर के आसपास का जो एरिया है फ्लड होगा हमारा। ठीक है, देन फिर ग्राउंड वाटर हमारा मतलब एक टाइप से सूख जाएगा। ठीक, ग्राउंड वाटर और नीचे हो जाएगा, बिकॉज जितना सूखा पड़ेगा लोग और ग्राउंड वाटर निकालेंगे, ग्राउंड वाटर और निकालेंगे तो ग्राउंड वाटर और कम होगा, वो एक प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात क्या है कि हमारे माउंटेन का पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा। और प्लस जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वायरल डिजीजेस है हमारा, ठीक है, तो खासकर मलेरिया हुआ और अदर टाइप का डिजीज हुआ वो और फैलने का चांसेस है। इसके रिपोर्ट में मेनली ये बात कहा गया है। तो अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। हम्म। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है क्या कि अब क्या है ना कि एक साइड तो क्या है हमारा यूक्रेन है। ठीक है, एक साइड क्या है, रशिया है। ठीक, लेकिन रशिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन आप अगर देखोगे तो क्या है ना कि उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है तो उसके नॉर्थ में पूरा सी है। ठीक है, वो नॉर्थ से ट्रेड कर नहीं सकता है। ठीक, और इधर से ट्रेड करने के लिए इसके पास बस ये ब्लैक सी वाला एरिया ही बसता है। ठीक है,
तो ब्लैक सी वाला एरिया बसता है, तो यहाँ पे कौन है, टर्की के अंदर में आता है, ठीक, ये स्टेट और ये स्टेट, ठीक है, ये रूट, ये टर्की के अंदर में, ठीक है। अब क्या है कि दोनों टर्की के अंदर में, अब क्या हुआ कि 1996 के अंदर अब टर्की ने ये बोला है कि भैया रशिया, आप बहुत उधम मचा रहे हो, ठीक है, अगर आप अभी रोड नहीं रुक रहे हो तो हम ये जो स्ट्रेट है आपके आने जाने का जो रास्ता है, इकलौता रास्ता है, ठीक है, जहां से आप आते जाते हो वो रास्ता हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, क्या रशिया ऐसा कर सकता है, सॉरी टर्की क्या ऐसा कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्यों? 1936 के अंदर एक ट्रीटी हुआ था हमारा, ठीक है, मॉन्टेक्स कन्वेंशन, ठीक है। उस ट्रीटी के अंदर ये था कि जब पीसफुल टाइम हो ना मेरा, जब पीसफुल टाइम हो उस समय टर्की जो है, ये जो एरिया है टर्की का, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट और ये वाला जो सी रूट है, पीस टाइम में क्या है कि ये फ्रीडम होगा सबके लिए। जब सिचुएशन पीसफुल है तो उस टाइम में फ्रीडम है, कोई भी आ सकता है, कोई भी नेविगेट कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है वहां से। लेकिन जब सिचुएशन खराब होता है, फिर वॉर टाइम सिचुएशन होता है, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर टर्की जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है। तो ये ट्रीटी में लिखा हुआ था 1936 के अंदर। तो इस ट्रीटी का यूज करके टर्की ने बोला है कि भैया अगर आप रशिया अगर नहीं रुके अभी, तो हम ये जो स्ट्रेट से आना जाना आपका है तो उसमें बंद कर देंगे आपका, ठीक है। क्लियर? तो ये रशिया के लिए एक बहुत ही डेंजर सिचुएशन होगा, बिकॉज इकलौता ट्रेडिंग रूट है उसके लिए जो कि बाहर से आता जाता सामान है, वरना बाकी सब जो आर्टिक सर्कल में उसका पड़ता है, तो वहां से ट्रेडिंग होता बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि मॉटेक्स कन्वेक्शन क्या था मेरा, 1936 में हुआ था। तो मेनली दो टाइप के स्टेट्स के लिए है मेरे, मेनली ये और ये बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। अगला न्यूज ये वाला, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कुछ दिन पहले यूएन के अंदर इंडिया ने वोटिंग किया था, मतलब वोटिंग करना था इंडिया को, रशिया और यूक्रेन के ऊपर वोटिंग होना था, ठीक है, यूएनएससी में, जहाँ पे 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक, 15 मेंबर्स होते हैं वहां पर। 15 में क्या है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। टोटल यूएनएससी के अंदर वोटिंग होना था रशिया और यूक्रेन के इश्यू के ऊपर, कि रशिया ने इन्वेजन किया है, उसके खिलाफ एक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या था, उस 15 में से क्या हुआ, 11 लोगों ने तो सपोर्ट किया उसका, ठीक है, कि रशिया ने गलत किया, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया ने, चाइना ने, इन सब कंट्री ने क्या किया कि बाइकआउट किया, एक टाइप से मतलब अब्सेंट किया, हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। बिकॉज अगर मान लो इंडिया अगर फेवर में करता कि हाँ रशिया ने गलत किया या फिर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो रशिया के साथ मतलब रिलेशन खराब होता हमारा, ठीक। और अगर मान लो कि वो अगर वोट करता रशिया के फेवर में कि नहीं उसने गलत नहीं किया है, तो फिर यूएसए के साथ हमारा रिलेशन खराब होता। तो इंडिया ने ये बोला कि भैया इधर कुआं इधर खाई, चुपचाप गायब हो जाओ, ठीक है। तो इंडिया ने कोई वोटिंग ही नहीं किया, इंडिया एबसेंट था वहां से। और इंडिया ने ये काम पहले भी किया, लाइक एग्जाम्पल श्रीलंका के इशू पे भी ऐसा हुआ था। तो इंडिया ने उस टाइम में भी एब्सेंट किया था यूएनएससी में वोटिंग। म्यांमार के इशू पे हुआ था, तो उस टाइम में भी एक टाइप से इंडिया ने एब्सेंट किया था इशू, ठीक है। तो ये आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो इंडिया का जो एम्बेसडर है वहां पे यूएन के अंदर, उन्होंने ये बात कहा है कि देखिए बात, ये सिचुएशन ऐसा है ना, सिचुएशन खराब है, ठीक है, तो ऐसे में सही बताया तो हमें भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा इन फ्यूचर। लेकिन एट प्रेजेंट हमारा जहां तक पॉलिसी है, हम किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो नेटो हो चाहे ये रशिया ग्रुप हो। हम चाहते हैं कि पीसफुल सिचुएशन हो जाए, वॉर रुक जाए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन वर्ल्ड में कभी नहीं आया पहले, ठीक है। एक तरफ हमारा रशिया है जो कि हमारा मतलब बहुत पुराना फ्रेंड है, ठीक, जिसने हमारा बहुत बार हेल्प किया था, मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड करवाया था। एक तरफ यूएसए है जिसके साथ हमारा बहुत गहरा दोस्ती है, यूके है, ठीक ना, तो हमारा इमर्जिंग मार्केट से हमारा वो, ठीक है। तो एक तरफ क्या है कि बहुत पुराना दोस्त है, और एक तरफ क्या है कि बहुत डीप वाला नया दोस्त है, ठीक है। तो ऐसे में किसको चुने हम? तो फिर इसने ये बोला कि भैया हमको नहीं पता हम क्या करें नहीं करें, लेकिन तो ऐसे में हम एक काम करते हैं कि जो हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू जी ने जो उस टाइम काम किया था, क्या कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या, कि किसी भी ग्रुप में नहीं जाना है और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखना है, कंट्री के इंटरेस्ट को देखना है, ठीक है। जैसे नेहरू जी ने 1956 के अंदर यूएसएसआर ने जब रोमानिया पर अटैक किया था मेरा, ठीक है, तो जब उसके ऊपर अटैक किया था तो उस समय क्या था कि नेहरू जी ने उसको रशिया कंडेम नहीं किया था, और उन्होंने न्यूट्रल मतलब शांत रहना अच्छा समझा था। वही सेम पॉलिसी हम भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या कि हमें नहीं, इन शॉर्ट इनके कहने का ये मतलब है कि भैया दोनों हमारे दोस्त हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, और नेहरू जी ने जो काम किया था हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को नन अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, और किसी भी साइड में नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। ये था मेनली। लेकिन साथ में ये भी बोला गया है लेकिन कि अगर सिचुएशन और खराब होता है, जैसे एग्जांपल
वो अगर और बॉम्बार्डिंग करता है, ठीक है, और वेस्ट के लोग और सैंक्शन लगाते हैं यूएसए के रशिया के ऊपर, और इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ फंसे हुए हैं अगर उनको और ज्यादा हार्म होता है, तो वैसे सिचुएशन में इंडिया के लिए ज्यादा टाइम तक ये न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके बाद एक डोमेस्टिक प्रेशर भी बनेगा इंडिया के ऊपर और एक इंटरनेशनल प्रेशर भी बनेगा। तो अब देखते हैं सिचुएशन कहाँ जाता है। तो ये मेनली था इसका। और डे टू डे कमेंट्री में हमारा फर्क नहीं है उतना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया रशिया और यूक्रेन के वॉर का। तो एक इम्पैक्ट तो हमने डिस्कस किया था क्या, कि हमारा कोल हो गया रशिया से, मतलब यूक्रेन से आता है, थोड़ा रशिया से आता है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा कंट्री के अंदर कोल्ड इम्पोर्ट के ऊपर। सेकेंड, जो हमारा रशिया यूक्रेन है, हमारा बहुत बड़ा कॉफी का एक मार्केट है इंडियन कॉफी का, तो क्योंकि वॉर वहां हो रहा है तो हमारा कॉफी का जो एक्सपोर्ट था वो हर्ट कर रहा है हमारा, ठीक। उसके बाद फिर हमारा सनफ्लावर ऑयल का, तो मतलब क्या है कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा जो सनफ्लावर ऑयल या फिर सनफ्लावर जो इंपोर्ट करता है वो यूक्रेन से करता है। अब क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो वहां से इंडिया का जो सनफ्लावर का जो इम्पोर्ट है वो मतलब इफेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर सनफ्लावर जो ऑयल है उसका रेट बढ़ेगा, बिकॉज 35% जो हमारा यूक्रेन से आता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब उसके कारण क्या है कि रशिया भी एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, ठीक है, एक्सपोर्टर है ऑयल का। और भी जो इंटरनेशनल मार्केट में इसके कारण क्या हो रहा है, ऑयल का प्राइस हमारा इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि इंडिया को अब पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। अब जिसके कारण क्या होगा कि ऑयल पहले के मुकाबले अगर हम ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो रिजर्व करेंसी है उसका वो घटेगा तो क्या होगा कि हमारा डेफिसिट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा हमारा। अब ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो वहां पे डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर वो होगा तो क्या होगा कि हमारा करेंसी का वैल्यू घटेगा। करेंसी का वैल्यू घटेगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट और महंगा होगा, तो एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा क्या, कि आपका एक्सपोर्ट एक इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल आपका बढ़ेगा, जिससे कारण आपका करेंसी घटेगा। करेंसी घटेगा तो नेचुरल सा बात है क्या, इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जहां पर इंडिया का जो कहीं ना कहीं जो करेंसी का वैल्यू है और डिप्रिशिएट होगा, जिससे कारण हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। फिर इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो और सब भी बहुत चीजें होंगी, तो इकोनॉमी अल्टीमेटली क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज और महंगाई बढ़ेगा तो रिजर्व बैंक स्टेप्स लेगा और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट 5 न्यूज। तो डेली बेसिस पे क्या होता है, पूरा न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हार्डली 4 या 5 इंपॉर्टेंट न्यूज ही होते हैं एग्जाम पर्पज के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ही जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगा एग्जाम पर्पज के हिसाब से मैं इधर कर दिया करूंगा। उसके अलावा जो मैं डेली 3-4 इशू का जो डीएनए डालता हूँ, डेली न्यूज एनालिसिस, एक इंस्टीट्यूट के लिए, तो उस इंस्टीट्यूट का जब पब्लिश हो जाएगा शाम को तो मैं उसका लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। थैंक यू।